अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो अगेन लॉ से मुतल्लिक हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं पे सियासत से भी वास्ता है। एक तो हम बात करेंगे परवेज़ इलाही की अरेस्ट के मुतल्लिक कि उनका रिमांड जो है वो किस तरह से नहीं दिया गया और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, उसकी क्या हद्दो हाल है, ये रिमांड होता क्या है। आम नाजरीन को हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड के अंदर फ़र्क क्या है, उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रिव्यू ऑर्डर और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2023 के मुतल्लिक समाअत हुई, जिसके अंदर जो सो मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और खालिसतन चीफ जस्टिस साहब की, उसके मुतल्लिक कानून साजी की गई और उसको चैलेंज किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे ऑडियो लीक कमीशन जो मुंतखब किया गया था या बनाया गया था पार्लिमान की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया गया था। उसको क्यों किया गया, उसके अंदर कानूनी तौर पर क्या क्या जो है नकाइस थे, क्या क्या कमियां थी या क्या क्या चीज़ें थी जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए उसको वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया। नाज़रीन, तीनों मौज़ूआत को जो हम अहाता करने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को कानूनी तौर पर आगाह करेंगे कि आखिर इन तीनों मामलात के मुतल्लिक कानून कहता क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपनी अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं और कानून और आइन के ऊपर गहरी नज़र है। उनसे पूछेंगे कि उन मौज़ूआत को जो है किस तरह से देखते हैं। दिलनवाज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और दूसरे जो है हमारे साथी आमिर जफ़र बैरिस्टर हैं और ये भी कंपैरेटिवली यंग बट कानून और आइन के ऊपर गहरी ग्रिप रखते हैं। इनसे पूछेंगे कि तीनों मौज़ूआत के बारे में किस तरह से सोचते हैं और क्या चीज़ें इनकी नज़र में होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। दिलनवाज चीमा साहब, पहला जो मौजू है, परवेज़ इलाही साहब अरेस्ट हो गए, उनको कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, आपने फिर पकड़ लिया। जी भट्ट साहब, ये ज़ाहिर है मुल्क में एक तसलसल से इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर डिस्कशन और कमेंट्री तो बहुत हो रही है, लेकिन खालिस अगर हम प्योरली लीगल प्लेन पर देखें इसमें कोई बात नहीं है। अब ये सुनने को या कहने को बात शायद लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन है ऐसे ही। अगर मुख्तलिफ़ इदारे इंक्वायरियाँ कर रहे हैं और उन इंक्वायरियों के नतीजे में जो है एविडेंस सामने आ रहा है, सबूत सामने आ रहे हैं और मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ है ये कि जो अक्यूज़ड है जिसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसका एक पूरा प्रोसीजर है, कानून में उसकी प्रोटेक्शंस मौजूद हैं, उसमें बेल की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो एक निज़ाम है जो अप्लाई होना है। तो ये फिर एक और इसमें पहलू है कि अगर आप ख़ास किसी शख्स के लिए इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, उनको इस्तिस्ना देंगे, तो लोग ये भी कहेंगे कि आम आदमी के लिए और कानून है और जो सियासी शख्सियात हैं उनके लिए और कानून है। बिल्कुल ठीक। आमिर, आपकी तरफ आऊँगा, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डेवलप हो, हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो आगे बढ़े और आप एक ही दफ़ा जो है वो किसी शख्स को बेल ग्रांट कर दें, एक से निकलता है आप दूसरे को पकड़ लेते हैं, ये तो चलो एक सियासी मामला हैं, लेकिन आम एक लिटिगेंट जो है, आम एक शहरी है, उसका शिकवा आता है कि जनाब मैंने एक के अंदर FIR थी, मैंने उसके अंदर बेल करवाई, सारे मामले को फेस किया, उसके बाद मुझे किसी दूसरी FIR में पकड़ लिया गया। जी बिल्कुल, ये हमारे निज़ाम में एक डीप फ्लॉ है और मेरे ख्याल से इसकी मेन जो वजह है वो है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी उस तरह ट्रेनिंग नहीं हुई और ना उस तरह एजुकेशन उनको दी गई है। अगर आप एक बेसिक लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखें तो उसकी तालीम के हिसाब से उसके पास कोई फोरेंसिक की या कोई इन्वेस्टिगेशन के उसके सच स्किल्स नहीं होते इन लोगों के पास। तो यस, वो है इशू, लेकिन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय इट्स वेरी मीनिंग मीन्स कि कोई कंप्लेनेंट गया है और उसने बताया जी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। पुलिस जो है उसको ऑन द फेस ऑफ इट देखती है कि येस और नो है और उसके ऊपर जो है देर मैंडेटेड अंडर लॉ टू फाइल इट। उसके बाद जो है फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हालांकि मेरे ख्याल से पुलिस की SOPs काफ़ी देर से ये हालांकि हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत कम होती है कि बेसिकली SOPs ये कहती हैं जी कि अगर आपने FIR दर्ज कर भी ली है, लेकिन जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं आता आप जाके मुल्ज़िम मले को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इतना कह लें कि कॉन्वोल्यूटेड हो गया है और पर्सनल वेंजेंस के लिए इस्तेमाल होता है कि जैसे ही FIR दर्ज होती है तो साइल कंप्लेनेंट जो है वो भी पुलिस पे प्रेशर डालता है और पुलिस भी जो है वो भी
प्रेशर डालती है मुल्ज़िम अली पे कि जी उसको जाके फौरी तौर पे अरेस्ट करें, चाहे वो सबूत हो या ना हो। सो येस, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अच्छा दिलनवाज शीमा साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, आप बताइएगा क्योंकि आप ज़रा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ये फिज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड, ये बुनियादी तौर पर दोनों में डिफरेंस क्या है और रिमांड इटसेल्फ होता क्या है? इससे पहले थोड़ा सा बट साहब मैं वैसे फर्दर करना चाहता हूँ, अमर साहब ने जो बात की है ये बिल्कुल ठीक है, और अपनी बात जो पिछली मैंने की थी उसके साथ ही मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। गो के मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट ज़रूरी हो सकता है, ये भी बात बड़ी ज़रूरी है सामने रखनी कि भाई सिर्फ क्योंकि एक कंप्लेंट या इन्वेस्टिगेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बंदे को हर सूरत अरेस्ट करना ही करना है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये मैं थोड़ा सा कतई कलामी माफ, आप मुझे ये बताएं कि कानून जो है वो ब्लैक एंड वाइट में क्यों नहीं नजर आता जी। इसके अंदर सवाबदीद या डिस्क्रेशन का एलिमेंट या वो एक नुक्ता क्यों छोड़ दिया जाता है जिसके ऊपर उस शख्स की सवाबदीद है? वो कहते हैं जी मेरे नज़दीक ये चीज़ एविडेंस थी, वो तफ्तीशी कहते हैं जी आप कह रहे हैं कि एविडेंस थी है, ये तो मेरे पास एविडेंस मौजूद है, आप ये देखें। अब वो कानूनी इंटरप्रिटेशन है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर इंटरप्रेट की जाती हैं और अगर उससे कोई भी थोड़ा सा डिविएट करे या उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको फिर कानून का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर आपका कानून जो है वो इदारों के हाथ पे जो है वो खेलता हुआ दिखाई देता है, ये क्या वजह है? ये सही आप कह रहे हैं, और बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा इख्तियार, मैं अक्सर इसके मतलब बात करता हूँ, ख़ासकर हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के मामलात जब उठते हैं कि रिफॉर्म्स की जहाँ ज़रूरत है। देखें, अरेस्ट जैसी इतनी बड़ी जो है पावर और इतना बड़ा इख्तियार, वो किस तरह एक्सरसाइज होना है और किस किस की नज़रसानी उस पर होनी चाहिए, बहुत अहम है इशू। इस वक्त वो कंट्रोल या इख्तियार किसके पास है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है। SHO लेवल तक ये इतना बड़ा इख्तियार जो है वो दिया हुआ है। अब आपको भी इल्म है और हम आम शहरी भी इस पर वाकिफ़ हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिस कल्चर है इस मुल्क में जो कि बहुत ज़्यादा उस काबिल तारीफ़ नहीं है। उसकी एक हिस्ट्री है, वो अलग बात है, मैं किसी को नहीं, उन ऑफिसर्स की भी बहुत मजबूरियाँ हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा, हालात हैं, लेकिन दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो पुलिस लेवल पे या इतना बड़ा इख्तियार सिर्फ अकेले पुलिस ऑफिसर को ही दे देना, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और इसके ऊपर जो नज़रसानी है वो उसकी ज़रूरत है। अब इस पर बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या अरेस्ट से पहले लाजमन जो है कोई ना कोई सुपरविजन या उसकी कोई ना कोई वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी डिस्कस्ड, या पहले परमिशन होनी चाहिए फ्रॉम दी रेलेवेंट कोर्ट, या ये भी होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। आपको पता है हमारे कानून में 2 तरीके हैं, आपने सिर्फ इट्स नॉट ओनली कि आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ के आपका कंप्लेंट होगा क्रिमिनल, आपका प्राइवेट कंप्लेंट भी होता है, उसकी इजाज़त है कानून में। आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि फलाने बंदे ने मेरे साथ ये जुर्म किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। एक दो सवाल यहाँ पे उठते हैं, मैं आमिर की तरफ आऊँगा। आमिर, आप एज ए यंग लॉयर, आपने फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, आपने बाइट से बैरिस्ट्री भी की है, उनका लॉ भी आपने देखा होगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या तफ्तीशी जो है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रैंक, उसके सामने कोई डेटरेंस है, उसके सामने कोई क्या ले खौफ है कि जनाब अगर मैं ये करूँगा तो मैं निकल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मुझे नहीं करना, अनलेस कि वो खुद खुदा खौफी करे या इतना वेल एजुकेटेड हो। आपका निज़ाम, मेरे कहने का मकसद है कि वो उसको रोकता नहीं है क्रिमिनल मामलात के अंदर, उसके पास ये सवाबदीद है और कोई उसको सज़ा नहीं होनी, वो उसके अंदर स्याह करे सफ़ेद करे। हम देखते हैं कि लोग 15-15 साल बाद एक्विटल हो रहे हैं, डबल मर्डर के केसेस हैं, दूसरे मामलात हैं। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आप समझते हैं कि तफ्तीशी जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या कानून ऐसा बनना चाहिए कि उसको पता चले कि जनाब अगर मैंने इससे डिविएट किया, इसकी वायलेशन की, तो मुझे फिर कानून का सामना करना पड़ेगा? जी भट्ट साहब, देखें, कानून तो है हमारे पास, कानून की मेरे ख्याल से हम ओवर कानून हैं पाकिस्तान में, हमारे पास बहुत ज़्यादा कवानीन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। जहाँ तक ये तफ्तीशी का ताल्लुक है, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि उनको एजुकेशन होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड का कोई केस है और वो जाके जो है FIR दर्ज करवाने जाता है, ठीक है,
अब वही दस्तावेज़ उठा के आप एक आईओ को देते हैं जिसकी ज़्यादा ज़्यादा अपना FA पास होगा या मैट्रिक पास होगा और वो फ्रॉम द कांस्टेबल लेवल वो ऊपर वहाँ तक पहुँचा है। अब उसकी वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि वो उस कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करे और उसके ऊपर जो अपनी एक राय दे या अपनी कोई एक जजमेंट दे। सो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक कि जो तफ्तीशी लेवल या इस लेवल पे जो है उनकी जो पे स्केल भी अगर आप देखें तो वो पे स्केल भी वो इट्स नॉट एडिक्वेट, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि जी कि तफ्तीशी पे सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगता है वो ये है कि जी उसने पैसे ले लिए किसी एक पार्टी से। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इट्स एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड ऑल्सो इंश्योरिंग कि जो आपका तफ्तीशी है उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन हो और उसकी तनख्वाह भी उसी तरह दी जाए ताकि वो उसको एक इंसेंटिवाइज हो कि मैंने जो है गलत काम नहीं करना। इसके अलावा अगर जी बिल्कुल लॉ में ये भी है कि अगर तफ्तीशी आप देखते हैं कि वो आपके साथ हरासा कर रहा है या वो आपकी तफ्तीश को सही तरह उसको अप्रोच नहीं कर रहा, तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी आर्डियस प्रोसेस जिसके थ्रू एक मुल्ज़िम अलैह या कंप्लेनेंट को गुजरना पड़ता है। इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। सो आई थिंक ये कवानीन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक, दिलनवाज चीमा साहब, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी कानून साज असम्बलियाँ हैं, ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे परवेज़ इलाही साहब की बात की जाए कि ये मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, वज़ीर आला भी रहे, गालबन वज़ीर आज़म भी रहे, फिर स्पीकर भी रहे, और जो है वो उसके अलावा भी बेशुमार इन्होंने कानून साज असम्बली से वाबस्ता रहे। अब इनको उस वक़्त कोई जो है वो कानून बनाने का तरीका या इनका रुझान, जब ये पकड़े जाते हैं या कानून की गिरफ्त में आते हैं, तब उनको इसके अंदर जो लकूनाज और कमियाँ जो है वो नज़र आती हैं, उससे पहले गवर्नमेंट के अंदर इनकी प्रायोरिटी नहीं होती। ये भी बात है भट्ट साहब, लेकिन जिस तरह जो अगेन आमिर साहब की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ और ये बात असल बताने वाली नाजरीन को यही है। अक्सर लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन या गलत फहमी होती है कि कानून साजी नहीं हो रही या कानून ठीक तरीके से नहीं बनाए जा रहे, और इन्हीं मुख्तलिफ मुबासात के अंदर ये भी बात आती है कि हम इस्लामी निज़ाम ले आएँ या फलाना निज़ाम ले आएँ। समझने की बात यह है कि आप किताबों में या ईवानों में कुछ भी लिख लें, जब आप अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हमें बुनियादी चीज़ समझनी पड़ेगी। इशू ही ये है, बतौर ऑडियंस भी मुझे समझना है, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी समझना है कि जब हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कानून मौजूद है, तो उससे क्या मुराद है? क्या मुकन्ना नहीं कर रही उस तरह, उसके अंदर भी लॉ की ज़रूरत है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो ये सज़ा होगी, सज़ाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, हुकूमत वक्त होती है, वो नहीं करती है? आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम के इम्प्लीमेंटेशन किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली? सर देखें भट्ट साहब, इसका सीधा सवाल का जवाब तो ये ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो फिर जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अदालत बुला लें उनको, अदालत के पास बेशुमार पावर मौजूद है। अदालतों की, हमारी जो मुल्क में अदालतें हैं उनकी कई लिमिटेशंस हैं और वो एक अलग डिस्कशन है। कह रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कि कानून बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं ये समझने में जो है हक मजानिब हूँ कि जो ज़रूरत का कानून है वो नहीं है? जी बिल्कुल। देखें, जो आप बुनियादी ही चीज़ें देख लें ना, सिविल प्रोसीजर कोड हमारा जो है, आम दीवानी अगर कोई मुकदमा करे तो उसका जवाब दावा जो है वो 30 दिन के अंदर आना होता है। चलिए एक बुनियादी चीज़ देख लेते हैं, 30 दिन के अंदर दावा का जवाब आना चाहिए। और इसी तरह चालान जो है, आमिर साहब करेक्ट मुझे कर देंगे, जो इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिमिनल में, वो 14 दिन का टाइम होता है उसके अंदर जमा होनी होती है। बिल्कुल ठीक। अब आप ये बुनियादी ही चीज़ देख लें, जो उन अदालतों के पास अपने प्रोसीजर्स हैं उस पर ही वो अमल नहीं करवा पाती। ना हमारे किसी मुकदमे में, दीवानी मुकदमे में इस मुल्क में 30 दिन के अंदर, या होता है कभी कभी लेकिन बहुत कम, साल भी लग जाते हैं जवाब दावा आने में। और इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर आप ट्रायल में चले गए, ट्रायल तो देर की बात है, इन्वेस्टिगेशन होने में ही इतना वक्त गुजर जाता है। तो अब जब वो अदालतें अपने प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही होती, तो ये मतलब ये उसका पहला कदम है ना। उसके बाद ये बाकी कानून, सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम कहते हैं, ये तो उसके अगला मरहला, अपना प्रोसीजर ही वो अदालत नहीं इम्प्लीमेंट करवा पा रही,
तो हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती से ये प्रॉब्लम्स हैं। आप जब कहते हैं अमल क्यों नहीं होता, अमल इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत कमज़ोर है। हम अब जो है इन्फोर्स नहीं कर पाते, सिविल राइट्स भी, क्रिमिनल जो है और वो जो ऑब्लिगेशंस है वो भी नहीं इन्फोर्स कर पाते हमारी अदालतों में। और इसमें हिस्सा सबका है, वकला का है, इंतज़ामिया का भी है, जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो इनको इम्प्लीमेंट कराएं जुडिशल को, हर बंदे का इसमें, और लिटिगेंट का भी है। जो हमारे लिटिगेंट हैं जो पैसे लेके, आपको पता है हमारा एक रिवाज है गलत बयानी करना, झूठी गवाही देना, ये कौन ज़बरदस्ती इनसे करवा रहा है, इसके मतलब तो कोई बात नहीं करता। मिसालें जो है वो सेट करने की ज़रूरत है। शायद कि अगर आप इस तरह की एग्जाम्पल बनाएंगे तो इसके अंदर बेहतरी आ सकेगी। आमिर, आपकी तरफ आऊँगा। एंटी करप्शन ने कहा है कि जनाब जो परवेज़ इलाही साहब का फ़ैसला आया है जिसके अंदर उनको डिस्चार्ज किया है, उनको हम चैलेंज करेंगे अपील के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि वैसे 5 मुकदमात उन पर टोटल हैं, कुछ की भी इंक्वायरी चल रही है, मज़ीद FIR भी हो सकती हैं। और नाज़रीन को ये बताइएगा कि FIA और एंटी करप्शन के अंदर जो FIR होती हैं वो क्या आम पुलिस स्टेशन से उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है? जी, उसका बिल्कुल तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। FIA और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स है उनकी पहले आती है इंक्वायरी स्टेज। इंक्वायरी स्टेज में आप अपने दस्तावेज़ जो उनके पास प्रोवाइडेड होते हैं, FIA के पास या एंटी करप्शन के पास, या उनके पास खुद जो पड़े हुए होते हैं, वो उसके ऊपर प्रेमा फेशी देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑन द प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के क्या हमारे पास इतना एविडेंस है कि हम इसको जो है आगे FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की तरफ जा सकती है कि नहीं जा सकती। उसके बेसिस पे जो है वो FIR काटते हैं। एज अपोज टू द पुलिस, वहाँ पे बस वो देखते हैं कि अच्छा ये कंप्लेंट है, ठीक है, लगती है ठीक है, तो उसके ऑन द फेस ऑफ इट वो फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो काटते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी कि जो लिटिगेंट्स भी जो हैं वो पैसे दे के या पैसे के पीछे जो है फ्रिवलेस लिटिगेशन करते हैं, तो मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा कि उनके पास 182 की कार्रवाई भी अवेलेबल है कि अगर कोई आपके ख़िलाफ़ जाली FIR कटवाता है और आप उसमें बेगुनाह हो जाते हैं तो आप उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई करवा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो आई थिंक एक ये एक ऑप्शन जो इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि जी कि अगर कोई तफ्तीशी है या कोई सरकारी मुलाजिम है जो आपकी तफ्तीश में जिसने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड नहीं की या कोर्ट से छुपाया है, तो आप उसके खिलाफ 476 की कार्रवाई करवा सकते हैं फॉर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब ये चीज़ें एक आम लिटिगेंट को नहीं पता होता ना, उनको मेरे ख्याल से कुछ जो वकला है उनको भी थोड़ी इस पर फर्दर रिसर्च या कह लें नॉलेज की ज़रूरत है कि कानून है हमारे पास ये फ्रिवलेस लिटिगेशन को रोकने के लिए, और जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हो रही है, रॉन्गफुल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ करने की भी कार्रवाई की ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक है हमारे पास लॉज हैं काफ़ी, वो प्रोवाइडेड हम वी शुड नो कि हम हमारे इख्तियार क्या है। दिलनवाज शिमा साहब, आप सियासी जो है वो शहीद कह लें या सियासी आप जो उसको विक्टिमाइजेशन कह लें, अब ये बताएं कि इस तरह के केसेस जो जिस तरह परवेज़ इलाही के खिलाफ बनी है, ये क्यों इख्तिताम पजीर नहीं होते? एंड पे जाकर जरदारी साहब भी बेगुनाह हैं, जो दूसरे लोग हैं वो भी बेगुनाह है, वो सियासी मुकदमात हैं, फिर वो जस्टिफाइड नज़र आते हैं कि आपके निज़ाम ने उनको प्रोसिक्यूट तो किया लेकिन मंतकी नतीजा ना निकला, उसके अंदर कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ हो गया, कोई ना कोई डील हो गई। तो इदारा अपना कद क्यों नहीं निकालता? एंटी करप्शन ने अगर 5 मुकदमात किए हैं तो उनको साबित करे, पता चले कि उन्होंने वाकई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो जाके कहीं ना कहीं जो है नज़र हो जाता है गवर्नमेंट की। सब एक चीज़ इससे पहले ये है मसला, लेकिन एक चीज़ आपको तो हमारे निज़ाम में और हमारे मुल्क की कमज़ोरियाँ अलग रख के ना, एक आपको वैसे भी बात नाज़रीन को बताने की ज़रूरत है। देखिए, समझें इस बात को, करप्शन को साबित करना बैनुल-अक़वामी लेवल पे बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। करप्शन और बाकी जो हैं जुराइम, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि करप्शन में होती है ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसमें इन्वॉल्व, फ़र्ज़ करें करप्शन क्या होती है, एक सिंपल करप्शन का जो है सिनारियो ले लें, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया गवर्नमेंट का, जिसको हम टेंडर भी कहते हैं, आम जुबान में ठेका भी कहते हैं, ये इसी में यही मामला है, राइट। ये एक टिपिकल सिनारियो होता है करप्शन केस का, और उसके इवज़ कहीं पे मनी जो है वो रिसीव की गई है।
अब कभी भी लोग जो हैं अपने अकाउंट्स में तो पैसे नहीं लेते ना, अब इतना तो सबको पता है कि अपने अकाउंट में तो नहीं लेना। फिर लोगों के आगे लोग होते हैं, अगर अपने रिश्तेदारों के भी अकाउंट्स में पैसे नहीं जाएंगे तो किसी और बंदे के पैसे में जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं, और अगर वो भी अकाउंट ऑफशोर होगा तो आप देखें ना उस शख्स में जो ऑफिस होल्डर है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर, ज़ाहिर है किसी का हुकूमत में होना भी तो ज़रूरी है ना करप्शन केस के लिए। तो जो बंदा हुकूमत में या ऑफिस होल्डर है उसके दरमियान और जिस बंदे ने पैसे वसूल किए हैं उसके दरमियान कितना फासला है, एक चीज़ ये देखने की, और अक्सर बड़े तरीके से बनाया जाता है फासला। बिल्कुल। दूसरी चीज़, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया और पैसे किसने वसूल किए, और उसको ट्रेल को पूरा कंप्लीट करके साबित करना कि ये पैसे गए इस कॉन्ट्रैक्ट के ही एवज़ हैं। ये लिंक जोड़ना बहुत आसान नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता क्या है। और मैं मेरे एक इत्तेफाक रहा है, हैड एक्सपीरियंस कि मैंने इंटरनेशनल एक वो प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ करप्शन रिलेटेड, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी एजेंसी थी, उसको हायर किया गया था इन्वेस्टिगेट करना, करप्शन ढूंढना, और उनसे मेरा एक दफ़ा आमना सामना हुआ। उन्होंने हमें बात बताई थी कि हम सारा कुछ करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल होता है। रेड फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं। वो करते क्या हैं, रिपोर्ट्स भी बना लेते हैं सारा कि रेड फ्लैग्स अनअकाउंटेड फॉर एंट्रीज हो रही हैं अकाउंट के अंदर, एकदम जो है करोड़ों रुपए किसी के अकाउंट में आ जाते हैं, एकदम जो है इरेगुलरिटी होती है अकाउंट्स में, सारा कुछ है। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द एविडेंस जो क्रिमिनल आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होता है, वो बहुत थोड़ा हाई होता है ना, तो वो लिंकेजेस डेवलप करना एक डिफ़िकल्टी होती है। करप्शन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इस मौजू को क्लोज करते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने गुफ्तगू की कि किस तरह से जो है वज़ीर साहब को पकड़ा गया, डिस्चार्ज किया गया, और उसके बाद उनको नए मुकदमात के अंदर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। दिलनवाज चीमा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2013 सो मोटो पावर जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, उनके ऊपर ये जो है वो कानून साजी की गई। इसका क्लैश आ रहा है एक दूसरा हमारा कानून है रिव्यू ऑर्डर का, तो उसके अंदर कुछ मुमासलत भी है। गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर हेयरिंग हुई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में। मैं थोड़ी सी मेरे ख्याल है वजाहत भी करता चलूँ, क्योंकि नाजरीन के लिए काफ़ी एक जो है आम लोगों में एक कन्फ्यूजन है। ये दो कानून है, फ़र्क कानून है, क्या हुआ। पहले एक कानून आया था द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। अच्छा, ये वो कानून है जो असेंबली से थ्रू हो गया था, लेकिन सदर साहब ने उस पर दस्तखत नहीं था किया। फिर ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खुद ब खुद कानून बन गया। लेकिन इस कानून को अमल में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। ये वो कानून है। अच्छा, अभी हाल ही में एक दूसरा कानून जो है वो आया है, इसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अच्छा, इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि इसमें सदर साहब ने दस्तखत कर दिया है। ये आपने सुना होगा कि सदर साहब ने साइन कर दिया, वो इस लॉ पे किया है। तो ये तो लॉ उनका प्रॉपरली जो है इन्फोर्स आ चुका हुआ है, और पिछला भी आ गया था। ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, सदर साहब की कोई वजह क्या थी कि एक पर साइन कर दिए गए और दूसरे पर नहीं किए गए, और ऑपरेशन ऑफ लॉ? ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने पूछी है। अब देखें सदर साहब, मेरा काम तो देखें दिलचस्प बातें वो असल में ना सदर साहब की तो है तो आईनी तौर पे उनकी स्वाबदीद, उन्होंने कानून को देखना है, और अगर वो नहीं साइन करते, वापस भेजते हैं असेंबली के पास, वो उनकी स्वाबदीद है। अब ये वाकई बड़ी दिलचस्प चीज़ है। दोनों कानून जो हैं वो डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट की खासकर अपेलेट पावर्स के साथ, और वो मैं थोड़ी वजाहत करूँगा, थोड़ा मौका मिलेगा तो, कि वो ख़ास क्या उसमें अपील है, क्या शक दी गई है। तो ये है तो मिलते जुलते कानून। तो आप सही कह रहे हैं, एक पे दस्तखत करने से उन्होंने ग्रेज किया, दूसरे पे कर दिया। मैं अब इसमें मज़ीद क्या कह सकता हूँ तो सदर साहब ही आपको बता सकते हैं। तो आमिर, क्या वजह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स को, उनका ये कहना है कि उसके अंदर एक रिफ्ट डालने की कोशिश की जा रही है, जो पावर एब्सोल्यूट कह लें, या जो चीफ जस्टिस साहब के पास पावर थी सो मोटो की, उसको कर्टेल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये कानूनी तौर पर या मुल्क के लिए एक मुफीद चीज़ है, या इससे मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये एक्ट बना भी नहीं था, जब ये बिल स्टेज पे था, यानी नेशनल असेंबली ने इसको पास किया था, और अभी वो थ्रू ऑपरेशन ऑफ द लॉ एक्ट नहीं बना था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया।
तो कि जी ये हमने इस पर स्टे लगा दिया है और ये जब ऑपरेशनल होगा उस डेट से भी आगे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आई थिंक मेरी नज़र में चीमा साहब में करेक्ट मी, लेकिन 75 साल में मेरे ख्याल से ये पहली बार मैंने देखा है कि ये कभी नहीं सुना कि कोई पार्लियामेंट का बिल जो है इस स्टेज पे जो है उस पर स्टे लगा दिया जाए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक क्लैश फ्यूचर का उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, वेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज से कि अच्छा सुप्रीम अपना नेशनल असेंबली या सेनेट जो भी है उन्होंने ये बिल पास किया है, हम इसको एक्ट बनने से पहले ही इसको रोक देते हैं। दिलनवाज चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आमिर ने हाईलाइट किया है। अब आप ये बताएं कि ये तो एक आप कह लें कि इंक्रोचमेंट ऑफ द राइट ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन इसके अंदर जो जवाब नज़र आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो ये है, वो कहते हैं जी आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को डिवाइड करने जा रहे थे, तो इस वजह से हर केस के अंदर तो पार्लियामान अगर कानून साजी करती है एविएशन की, दूसरे मामला की, उसके अंदर तो वो शायद जवाब ना हो, लेकिन इसके अंदर तो उनके घर के ऊपर अटैक होने जा रहा था। एक खैर व्हाट्सअप बात वो सियासी तौर पे तो शायद यही हो, लेकिन जो लीगल पोजीशन है या लीगल ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पे वो ये नहीं है। लीगल ऑब्जेक्शन है कि ये जो इख्तियार होता है पार्लियामान का कानून नाफिज करने का, ये उससे बाहर है। उसमें ख़ास जो है ना हमारे आइन के अंदर, आप अक्सर वकला को तो पता है, आम नाजरीन को नहीं पता होगा, जो असेंबली होती है जैसे पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, इसकी ख़ास जो है आइटम्स हैं जिसके ऊपर ये कानून साजी कर सकती है, ये हर चीज़ पे नहीं कर सकती। और ये 18वीं तरमीम में बड़ा मशहूर मामला हुआ था कि वो एक लिस्ट जो थी कंकरेंट लिस्ट वो ख़त्म कर दी गई है। मतलब आम ज़ुबान में बता देता हूँ नाजरीन को कि ये लिस्ट चलती है 1 2 3 4 5 6 आइन के अंदर स्केड्यूल के अंदर दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं। अब इन मौज़ूआत के ऊपर कानून साजी उसके अलावा पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, और जो सूबे के पास है मामलात उसके ऊपर भी पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती। अब जो है एंट्री 55 है हमारी लेजिस्लेटिव लिस्ट की, उसके अंदर दिया हुआ है कि जो पावर्स और प्रोसीजर्स हैं कोर्ट्स की एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे एक्सेप्शन है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट वो कानून साजी कर ही नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और उसकी प्रोसीजर के ऊपर, एक्सेप्ट मजीद एक एक्सेप्शन है अगर उसकी पावर को इनलार्ज करे। ठीक है, बड़ा दिलचस्प है ये पावर इनलार्ज की जा सकती है। ये दिलनवाज चीमा साहब यही पॉइंट। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पार्लियामान जो है उनका या फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका मौक़िफ़ यही रहा कि वो कहते हैं कि जनाब हम तो इन्हेंस कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, हम पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इन्हेंस कर रहे हैं, और एक फ़र्ज से लेकर, यानी कि अगर सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की बात की जाए, उनसे पावर लेकर हम डिवाइड कर रहे हैं एक कमीशन या कमेटी के अंदर, जिससे एक से ज़्यादा जो है वो जज साहिबान जो वो होंगे और वो डिसाइड करेंगे सुमो टू एक्शन लेना है या नहीं लेना। तो आमिर आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, इस पर अगर बट साहब मुझे 1 मिनट आप दें तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका देख लें कि 1973 से लेके जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1973 से लेके 1990 तक सिर्फ 11 सुओ मोटो एक्शन लिए गए थे, और ये है आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 के बेसिस पे जो है आप सुओ मोटो लेते हैं। 1990 में एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दर्शन मसीह वर्सेस स्टेट, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाते खुद ही जो है उन्होंने पावर ऑफ सुओ मोटो एक्सपेंड कर दी और कहा जी कि पहले से ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ किसी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए अगर कोई पिटिशनर आए उसके बेसिस पे जो है वो इस किस्म का सुओ मोटो एक्शन ले सकते थे। लेकिन दर्शन मसीह वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब से जो है हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि हम बस खुद भी कोई नोटिस ले सकते हैं। 1990 से लेके 2019 तक तकरीबन 940 सुओ मोटो एक्शन लिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन को बताने के लिए, वो ये है कि एक चीज़ होती है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्राइन है, एक चीज़ जो बेसिकली ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल इदारा है जिसका काम है कि वो किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन से अपने आप को दूर रखे ताकि वो मुतनाज़े ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ मेंट टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मेरे ख्याल से पहले जो चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट थी, और गुज़िश्ता अगर आप देखें तो साकिब निसार साहब की जो कोर्ट है, इन्होंने जो है वो जो लाइन एक थी बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल,
उसको जो है इन्होंने ब्लर किया है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि हर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो उठा के लेजिस्लेटर्स कह लें या जो भी है, या असको जो नोटिस ले रहे हैं वो उठा के उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं. सो आई थिंक दिस हैज़ एक्चुअली एडेड फ्यूल टू द फायर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई हुई है रिसेंटली. बिल्कुल ठीक. दिलवान चीमा साहब, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, कल जो हेयरिंग हुई उसके अंदर जो पार्लियामान जो है उन्होंने एक अंदिया दिया कि जी हम इसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं इस मामले को, उसके क्या हदो हाल है, उस पर रोशनी दे. बिल्कुल, और ये है भी सही है. देखिए मैं आपको बताता हूँ भट्ट साहब, ये है तो सही, इसके अंदर बहुत दोनों लॉज के अंदर बहुत बड़ा ओवरलैप है और मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में पार्लियामेंट ने ये दोनों जो हैं लॉज पास किए हैं, सही तरह तवज्जो से देखा नहीं. हुआ क्या था कि जो पहले लॉ आया था तब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत होनी चाहिए थी इसमें. वैसे आम हालात में कोई बुरी बात नहीं है इस तरह के कानून में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है तो प्रोसीजर ही इन्वॉल्व, मुशावरत तो होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है. लेकिन जो आजकल का क्लाइमेट है वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में काफ़ी बेहतर है, लेकिन पहले बड़ा फासला रहा है. और बल्कि फासला क्या, कानून के ज़रिए जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो उसकी ज़ाहिर है उसकी रेगुलेट करने की ही कोशिश थी. लेकिन बात ये है भट्ट साहब, पहले लॉ में ना इन्होंने कोशिश की थी कि सारा कुछ इकट्ठा कर लें. उसमें एक कमेटी बना दी थी इन्होंने कि जो भी सुओ मोटो केस होगा और वो अपॉइंट जो करेगा, मार्क करेगा या उसका बेंच फॉर्म करेगा, वो एक कमेटी करेगी. जो चीफ जस्टिस होगा, सीनियर 2 जजेस होंगे. एक ये एलिमेंट था उसका, और उसके साथ दूसरा एलिमेंट था कि उन्होंने 184(3) जिसे बता रहे थे आपको, ये जो शिक है, और ये वाकई बड़ी दिलचस्प चीज़ है, उसके अंदर कहीं ये बराह रास्त नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जो है अपना ले सकती है इसमें नोटिस. लेकिन चले लॉ डेवलप हो चुका है. वो जो शिक है उसके तहत उसके फैसले के खिलाफ अपील दी थी पहले लॉ में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जी. अब मेरा ख्याल है हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया उसके इफेक्ट को, और बाकी बिल स्टेज पे किया, वो भी बड़ी यूजुअल चीज़ थी. उस ऑर्डर को देख के फिर इन्होंने, मेरा ख्याल पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लॉ बनाते हैं, क्योंकि उसमें इशू आ रहा था, उसके प्रोसीजर पे रुकावट डाली जा रही थी, या उसको कह सकते हैं आप, उसके ऊपर जो कटेल किया जा रहा था वो उसकी दायरे इख्तियार से बाहर है, जैसे मैंने पहले बताया पार्लियामेंट के. और एक अपील दी जा रही थी जो कि सब्सटेंटिव राइट कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा राइट होता है, उसको कैसे पार्लियामेंट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के लॉ में. सुप्रीम कोर्ट के पहले रूल्स मौजूद हैं जो कि स्टैट्यूटरी वो रखते हैं हैसियत आइन के तहत, तो उसके साथ तसादुम है. तो इन मामलात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये फिर बेहतर सोचा है कि अब नए लॉ में क्या फ़र्क है, इसमें वो कमेटी और वो चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है. 184(3) के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ रिव्यू जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया, उसका स्कोप बढ़ा दिया है. रिव्यू तो पहले ही था, लेकिन अब इन्होंने, हाँ यही कॉन्फ्लिक्ट है. अब आप बिल्कुल सही आइडेंटिफाई, देखें ना, पहले लॉ में आपने अपील दी हुई है और उसका टाइम दिया हुआ है 30 दिन. अब सेकंड लॉ में आपने रिव्यू को बढ़ा दिया. थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि अपील और रिव्यू के अंदर बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या, अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर आपको थोड़ा सा उसके अंदर असिस्ट करूँ तो ये बताइएगा कि क्या रिव्यू के अंदर जो है वो आप उन्हीं कोर्ट के पास जाते हैं, उसी बेंच के पास जाते हैं, और अपील के अंदर शायद डिफरेंट हो. जी अब बहुत बिल्कुल, ये बड़ा अहम है. रिव्यू और अपील बहुत फ़र्क चीज़ें हैं. अपील होती है हर एक एलिमेंट के ऊपर, फैक्ट और लॉ, कानून भी और जो हकायक हैं केस के, उन दोनों पे आप जो है नज़रसानी कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं. कोर्ट ने दोबारा सुनना होता है, कोर्ट ने अपना दोबारा जो है जहन, नहीं उससे ऊपर वाली कोर्ट. ओके, ये बड़ा अहम चीज़ है, एलिमेंट है. नंबर 1, अपील उससे ऊपर वाली अदालत में जाएगी. ऊपर वाले से क्या मुराद होगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है. नहीं सही, इस सिनारियो में उन्होंने लार्जर बेंच कर दिया है. लार्जर हाई कोर्ट में भी तो इंटर कोर्ट अपील होती है ना जी. एक जज की अपील 2 जजेस के पास चली जाती है. मतलब उससे सुपीरियर कोर्ट होगी, चाहे वो एक ही अदालत लेवल पे हो. लेकिन आम तौर पे अपील उससे ऊपर वाली सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगी, या सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी. बीच में भी हो सकती है एक बेंच से दूसरे बेंच में, ये अपील होती है. रिव्यू जो होती है वो उस ही बेंच के पास जानी होती है. नॉट ओनली दैट कोर्ट, दैट बेंच, जिन्होंने वो फैसला दिया है वही बेंच होगा. माँ सवाए कोई फौत हो गया हो या किसी वजह से वो जज फाजिल ना आ सकता हो, कोई और वजह हो. जो सेकंड लॉ बता रहे हैं रिव्यू वाला, उसके अंदर तो फिर इसका मतलब है अपील को उन्होंने रिव्यू के साथ चेंज कर दिया है. अब मैं आमिर की तरफ आऊँगा. आमिर ये बताइएगा, रिव्यू हो या अपील हो, तो
तो क्या ये साबिक लोगों को सजाएं हुई हैं 184 के तहत, जैसे मिसाल की तौर पर बात की जाए या नवाज शरीफ की या फिर उसके बाद जहांगीर तरीन की, तो क्या ये लोगों को भी इस्तेकाक होगा कि वो इस नए लॉ का इस्तेफादा उठाएं, उससे फ़ायदा उठाएं और रिव्यू या अपील फाइल कर सकें? इस पर भी बड़ी 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की राय आई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपील का टाइम दिया हुआ है तो मेरे ख्याल से जो है फिर वो अपील दायर कर सकते हैं इसके खिलाफ, जो उनके खिलाफ फैसला आया था विद इन दैट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बट अगेन क्योंकि उस पर स्टे ऑर्डर हुआ हुआ है तो दैट इज़ ओपन टू स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एज वेल। बिल्कुल ठीक। आप दिलनवाज चीमा साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मामला? लेजिस्लेशन एक तरफ चाहे कोर्ट की या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की पावर को कर्टेल किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अपने जो लोगों को बेनिफिट के लिए लॉ लाया जा रहा है। बात मैं बताऊं, अगर इस खास माहौल में ये ना लॉज पास हुए होते, मेरा ये ऑब्जेक्शन था, जो आम FIR के मामला आते हैं पकड़ दकड़ के, वहाँ पे कानून साजी इतनी दिलजमी से नहीं होती। इधर देखें आपने किस तरह से लॉ जो है एक पे स्टे हुआ, आपने दूसरे दिन दूसरा लॉ ले आए। हाँ ये ठीक है, आपका क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल बुझा है। मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये है कि बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन 2 critical branches of the government of the state rather। एक हाँ, इन नेशनल असेंबली और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक वो टसल चल रही है कि कौन जीतेगा इस टसल में। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे को इस बात का पता है, तो इसको छुपाने मेरे ख्याल से कोई वो है भी नहीं इतनी कंट्रोवर्शियल बात है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मैं एक बस अपना वो कंप्लीट कर लेता। वो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाए ये इस ख़ास माहौल में क्योंकि ये लॉज आ रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद है। अदरवाइज़ इन रिफॉर्म्स को आप इनको रिफॉर्म आप कह सकते हैं, इसके हक़ में बहुत आवाज़ रही है कि सुओ मोटो जो है अकेला एक जो है चीफ़ जस्टिस का अख्तियार नहीं होना चाहिए, बेंच बनाना अकेला चीफ़ जस्टिस का अख्तियार नहीं होना चाहिए, उसके कोई रूल्स होने चाहिए। फिर 184(3) की अपील या बड़ा रिव्यू क्यों ज़रूरी है? वो उससे नीचे कोई है ही नहीं स्टेज, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और एक ही फैसला आता है और रिव्यू नॉर्मल तो बहुत महदूद होता है ना जी, उसमें तो आप समझ लें नामुमकिन होता है, 95% रिव्यू जो है रिजेक्ट ही होता है। तो एक अपील तो आम किसी भी फ़र्द को मिलनी चाहिए किसी भी फैसले के ख़िलाफ़। मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो हैं आम, अगर ये हालात पॉलिटिकल ख़ास सिनारियो ना होता तो इसमें इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म शायद आपको इसके सामने ना आती जो आजकल आप डिस्कशन देख रहे हैं। ये है तो ज़रूरी, मैं समझता हूँ लॉ रिफॉर्म्स। और आपने पूछा अपील, मेरा ज़ाती तो ख्याल है इसमें तो बड़ा वजाहत से लिखा हुआ है कि जिसका भी फैसला पहले हो चुका है 60 डेज़ के अंदर उसके पास टाइम है इसके रिव्यू फाइल करने का। तो है ये दूसरी राय, लेकिन आई डोंट नो क्यों है, इसमें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है अगर ये लॉ इन्फोर्स रहा वो उनके पास रिव्यू मौजूद है। अच्छा, अभी जो है मामला कहा गया है कि गुज़श्ता दिन जो सारी कार्रवाई हुई अदालत के सामने, उन्होंने कहा जी हम रिव्यू कर रहे हैं। जी। अब रिव्यू से क्या मुराद है? वो तीसरा नया कोई लॉ लेके आएंगे या इसके अंदर अमेंडमेंट? अच्छा, वो मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक भी है। अब देखें, हमने पिछले दिनों में देखे कि कुछ टेम्परेचर कम हुआ है जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, बल्कि कल तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने खबर देखी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल सीनियर प्यूरी जज साहब गाजी फाजीसा साहब इकट्ठे जो है वो शजरकारी की मुहिम के अंदर वो उन्होंने इकट्ठे साहब ने ये भी कहा कि इस मुद्दे का ध्यान रखें। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता, ये आपने मुझे इजाफा कर दिया इल्म में। अच्छा, वो मैंने देखा तो देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, दिस इज़ वेलकम। ये ऐसा होना चाहिए, एक इम्प्रेशन टूटना चाहिए इस चीज़ का। तो ये जो आप बात कर रहे थे ना कि ये अपना इस वक्त जो सिचुएशन है तो इसमें लग तो रहा है कि कोई बेहतरी है। अभी टेम्परेचर तो थोड़ा दोनों तरफ से कम हुआ है। अच्छा, टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन सवाल जो रहता है वो यही है कि आम एक शख्स जो है उसको जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो शायद जो है वो क्रिटिसाइज करता रहेगा, वो उसके लबों सॉरी व्हाट्सएप आपको मैं काट रहा हूँ, सॉरी आपने पूछा था कि आप गवर्नमेंट रिव्यू, मेरी बात जहन से देखिए गवर्नमेंट रिव्यू कर, मैं बताता हूँ। वो हुआ ये है कि इस हेयरिंग में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था जो अटॉर्नी जनरल साहब है, लर्नेड अटॉर्नी जनरल साहब, कि इन दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट है, एक जगह आप अपील दे रहे हैं, एक जगह रिव्यू दे रहे हैं, एक में 30 दिन है, एक में 60 दिन है, आपने इसके मतलब पहले देखा सोचा? उन्होंने इसको मान लिया, उन्होंने कहा वाकई इन दोनों कानून में कोई है कॉन्फ्लिक्ट, हमें देखना चाहिए। अब जज साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद देखना चाहते हैं
या हम इसको सुनते रहें मुकदमे को। तो उन्होंने कहा बेहतर है हम देख लेते हैं, और बाकी जज साहिबान ने भी यही राय रखी कि ये फिर हमारा जो काम है ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगा, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, पार्लियामेंट खुद भी उसको देख रही है, नज़रसानी कर रही है, और हम भी मुकदमा सुनते रहें तो बात का फ़ायदा तो कोई नहीं, एंड पे हम उसको कालादम करें और वो अपने तौर पर वैसे ही उसको अमेंड कर रहे हों। तो उन्होंने इसको पार्लियामेंट की स्वाबदीद पे फ़िलहाल छोड़ दिया है कि आप हम अर्जेंट करते हैं, आप देख लें। मैं ये समझता हूँ बट साहब एक और बात करता चलूँ कि हो सकता है स्ट्रेटिजिक भी इसमें गवर्नमेंट फ़ायदा ले कि इस वक्त जिधर तक मामला पहुँच गए थे, जिधर तक तसादम, इससे आगे ना जाएं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस का थोड़ा वक्त रह गया बेंच पे, रिटायरमेंट करीब आ रही है, शायद वो चाहेंगे कि हम इन कानून को रिव्यू करें, दोबारा पास करें, मॉडिफाई करें, इस वक्त फौरी तौर पे वापस ना लेके आएँ, क्योंकि इस माहौल में हो सकता है ये स्ट्राइक डाउन ही हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो क्यों ना इसको डिले किया जाए, बाद में इन्फोर्स किए जाए, लॉज पास किए जाएं दोबारा मॉडिफाई करके, जब चीफ जस्टिस साहब ना हो बेंच पे, तो ये शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको रेजिस्टेंस कम मिले। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमने दोनों मौज़ूआत का खाता किया, अब हम आखिरी और तीसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियो लीक कमीशन के मुतालिक भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उसके अंदर स्टे ग्रांट कर दिया गया, इसको होल्ड पे रख दिया गया। ये ऑडियो लीक कमीशन था क्या, किस तनाजुर में बना, और इसकी आइंदा पेशी के ऊपर क्या मतवक्को आर्गूमेंट हो सकते हैं हर दो फ्रीकैन के, इस पर बात करते हैं। आमिर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ऑडियो लीक कमीशन जो है वो बुनियादी तौर पर था क्या, पहले ये तो बताएं नाज़रीन को। ये ऑडियो लीक कमीशन बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू बना है, और उसका मैंडेट ये है टू एसरटेन के जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं, जिस तरह आप भी उसको देखें डिफरेंट मॉजेज़ जज साहिबान के दरमियान, या जज साहिबान और वकला के दरमियान, दो वकला के दरमियान, वकला और पार्टी के अरकान के दरमियान, या उनके घर वालों के दरमियान। तो एक ना बहुत ही मर्की किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी थी, जिसकी वजह से आप चाहे फेडरल कैबिनेट ले लें, या आप नेशनल असेंबली ले लें, पार्लियामेंट ले लें, और या जुडिशरी ले लें, तो सारे ना वो कंट्रोवर्शियल हो रहे थे उसकी वजह से। तो कमीशन का मकसद ये था कि बेसिकली वो ये देखें कि जो ऑडियो लीक्स जो हुई हैं क्या वो ऑथेंटिक भी हैं या नहीं है, और अगर ऑथेंटिक हैं तो वो जो है फिर उन्होंने रिपोर्ट वापस सबमिट करनी थी। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो राइट ऑफ द बैट जो मेरे से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी अपने कमीशन के दौरान कहा था, वो ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट की किसी पावर पे इंक्रोच नहीं करेंगे। जो जुडिशल सुप्रीम काउंसिल है, जो बेसिकली जजेस की अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आती है तो जुडिशल सुप्रीम काउंसिल उसे सुनती है। तो ये उन्होंने क्लियर कट राइट ऑफ द बैट कह दिया था कि हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं लेंगे, कोई ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे जो उस JSC की पावर्स को इंक्रोच करे। बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तो मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस होती हैं जो लॉ से प्रोटेक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरी अगर अपने किसी क्लाइंट से बात हो रही है तो मुझे तो कोई दुनिया का कानून नहीं ये मजबूर कर सकता है कि जनाब मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास तो जाहिर है जो लीगल एड के लिए एक पॉसिबल है कि जिसके ऊपर मुबैना तौर पर कत्ल का मुकदमा है वो भी आएगा, उसके अंदर किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा है वो भी आएगा, तो क्या मुझसे एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा? एक तो ये बताएं। और दूसरा ये कि क्या कमीशन जो है वो वाकई जो जुडिशल हमारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी पावर के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं? दोनों सवालों के जवाब। ये भट्ट साहब पहले एक जो एलिमेंट बताने वाला है कि जो इसके दो एलिमेंट्स हैं ना, जिसके जो बेसिक ग्राउंड है जिसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने और बाकी जज साहिबान ने इसको स्टे किया है कमीशन की प्रोसीडिंग्स को। पहला उसका ये एलिमेंट है कि ये हमारा एक बुनियादी हक होता है, ये हमारे आइन में दर्ज है, आर्टिकल 14 उसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ मैन। ये बड़ा एक हर बंदे की, हर शहरी की जो इज़्ज़त नफ्स है, उसकी जो डिग्निटी है उसको महफूज रखना है लॉ ने और स्टेट ने। अच्छा, उसके अंदर जो उसकी सब्जेक्ट टू लॉ है ना, अगर कोई वायलेशन कर रहा है, कोई ऐसा इक़दाम कर रहा है तो वो उसके बारे में क्या कहें? ये बात सही है, लेकिन अब यहाँ पे एलिमेंट आता है कि जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को आप टेप कर रहे हैं जी, किसी इजाज़त के बगैर कर रहे हैं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? नहीं, किसी क्राइम के मुतालिक भी जो है वो टेप नहीं की जा सकती। अच्छा, कोई उसमें हमारा एक लॉ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013।
ओके। उसके अंदर एक पूरा प्रोसीजर है और वो बड़ा एक लंबा चौड़ा कम्बरसम प्रोसीजर होता है कि आपने ये टैपिंग कैसे करनी है। वो ज़ाहिर है उसके अंदर ऑफेंसेस दिए हुए हैं, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोसेस होता है, उसके बाद आप ये टेपिंग करते हैं। Alright. अब इस ऑर्डर में भी जज साहबान ने लिखा हुआ है कि ये जो टेप अभी तक जो भी फ़ोन टैपिंग आई है, जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं, ये किसी भी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई। देखे ना, कोई भी सरकारी इदारा इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ना ले रहा कि हमने की है। लेकिन कमीशन यही तो इस चीज़ की तो सदाकत जानना चाह रहा था। लेकिन भट्ट साहब बात जरा समझे, वो जो लीक्स हैं वो अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा। FIA या इन्वेस्टिगेटिव बॉडी या कोई भी किए तो नहीं कह रहा हमने की हैं। ये तो अननोन सोर्सेस की ऑडियो लीक्स हैं जो आ गई हैं आम उसके अंदर इस्तेमाल के अंदर भी हो सकती हैं, जोड़ तोड़ के भी ये बात है। अब उन्होंने जो जज साहिबान ने ऑर्डर पास किया है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी जस्टिस काजी फाइज ईसा के अपने केस के अंदर, क्योंकि उनके मुतल्लिक भी ये था कि रिकॉर्डिंग्स थी और इन्फॉर्मेशन ली गई थी अननोन सोर्सेज से, तो तब जो ओपिनियन था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने तब ये होल्ड किया था कि ये जो अनवेरीफाइड सोर्सेज से और इलीगल सोर्सेज से डेटा या लीक्स वगैरह इकट्ठी की जा रही हैं, एक फाजिल जज के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए ये काफ़ी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। ये आर्टिकल 14 की भी वायलेशन है और ये जज साहिबान को कंडेम करने के लिए सफिशेंट नहीं है। प्रॉपर सोर्स से अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो वो हो नहीं रहा। वो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, काजी फाजीसा साहब के ही जजमेंट का हवाला देते हुए मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर जो है उसमें रिप्रोड्यूस करके वही ग्राउंड होल्ड किया है कि इस बिना पे ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ऑडियो लीक्स की, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अभी सिर्फ स्टे हुआ है, हतमी फैसला तो नहीं है ना, अभी तो सिर्फ स्टे है, अभी तो डिस्कशन चलेगी। दूसरा एलिमेंट इसका बट साहब ये था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इजाज़त नहीं ली गई। दो जो काजी फाजीसा साहब को लगाया गया, दो ऑनरेबल चीफ जस्टिस दूसरे हाई कोर्ट्स के लगाए गए हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी कि गो कि ये एक कहीं पे प्रोविज़न नहीं है, लेकिन एक असूल रहा है कि जब भी किसी जज को आप अपॉइंट करेंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की राय उसमें लेंगे। बिल्कुल ठीक। आमिर, अगर इजाज़त ले ली जाती तो मामला किसी जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ चला जाता, इन्वेस्टिगेशन हो जाता, मामला कौन है कौन नहीं है वो भी चीज़ें सामने आ जाती। तो क्या इसके अंदर मज़ायका था कि अगर हुकूमत वक्त जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से एक फॉर्मल परमिशन ले लेती? मेरे ख्याल से अगर आप जुडिशल प्रोसीडिंग्स फॉलो करें तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस साहब से की राय भी लेती तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ने इन हिज विजडम उन्होंने उसके साथ एग्री नहीं करना था। तो दूसरा जो हुकूमत वक्त का जो एक रैशनल है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही जायज़ उनका एक आर्गूमेंट है, वो ये है कि कुछ ऑडियोज़ जो लीक हुई हैं उनमें चीफ जस्टिस साहब की फैमिली से रिलेटेड लोग हैं कुछ, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब इज़ एन इंटरेस्टेड पार्टी, जिसकी वजह से हुकूमत वक्त ने कहा जी कि देयरफॉर हमने बेहतर नहीं समझा कि हम चीफ जस्टिस साहब को इस राय जो है उनकी इस चीज़ में ली जाए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिलनवाज चीमा साहब हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर ज़फ़र ख़ान ने अपनी जो है वो इल्म की बुनियाद के ऊपर तीनों बात के ऊपर रोशनी डाली, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मान कर चलना पड़ेगा कि कानून का इल्म और कानून का नॉलेज जितना ज़्यादा हो शायद उतना ही कम है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी नुक्ते की आपको ज़रूरत पड़ जाए। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आइंदा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।